अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना अस्कुद नोटिस केस में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल की जानिब से ज़कात और बैतुल माल के फंड्स में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। केस की समाअत कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। खुद नोटिस केस में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महकमे ज़कात का कुल बजट 7 अरब 38 करोड़ है, जिसमें 13% का सिंपल ऑडिट हुआ जो 96 करोड़ रुपए बनते हैं। इस रकम में से 57 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आईं। ऑडिटर जनरल के किए गए ऑडिट में कुल रकम के 60% में बेज़ाब्तगियां पाई गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि वफाक के तहत इकट्ठी होने वाली ज़कात में 7% इस्लामाबाद कैपिटल अथॉरिटी, साबका फाटा और गिलगित बल्तिस्तान, 57% पंजाब, 24% सिंध, 14 केपी और 5% बलूचिस्तान के लिए मुख्तस है। बैतुल माल का कुल बजट 5 अरब है। बैतुल माल के बजट में 3.1 अरब बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बैतुल माल के कुल बजट में बेज़ाब्तगियों की शरह 62% है। इलामा जी केस में पंजाब हुकूमत ने अशरा और ज़कात कमेटियों से मुतालिक अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि ज़कात की रकम से 10% इंतजामी अमूर पर खर्च किया जाता है। गुज़िश्ता 3 साल में सूबाई हुकूमत ने 924.069 मिलियन जारी किए। महकमा ज़कात व अशर के तहत मजदूरों और दिहाड़ीदारों के लिए 18 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये रकम 2 लाख अफराद में 9,000 रुपए फी कस 15 अप्रैल से तकसीम हो रही है। सूबे की 24,000 कमेटियों के जरिए रकूम तकसीम की जाती हैं। सूबे के बैतुल माल की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 45 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बैतुल माल में जनवरी से अब तक 1,67,07,100 रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सूबे में कोरोना से निपटने के लिए हेल्थ इमरजेंसी के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए 1 माह का कोरोना रिस्क अलाउंस मुख्तस किया गया है, जबकि सूबे में 66,000 से ज्यादा मुश्तबा मरीजों के लिए मुख्तलिफ शहरों में करंटीनिया सेंटर कायम किए गए हैं और सूबे के 37 जोन में SOPs जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजारत सेहत ने भी केस में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल तामीर किया जाएगा। इस ज़मन में आइसोलेशन अस्पताल की तामीर का आगाज 26 मार्च 2020 से हो गया है। तकमील 5 मई तक मुतवक्का है। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दे दी है। उन्हें एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए 14 पैकेज का ऐलान भी किया है। जबकि हाजी कैंप में कायम नए करंटीनिया सेंटर में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें बताया गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए शौकत खानम अस्पताल लैब, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर और दीगर के साथ निजी सतह पर मुआहदे आइंदा हफ्ते हो जाएंगे। इन मुआहदों के बाद रोजाना की बुनियाद पर 4,000 टेस्ट किए जा सकेंगे। इस वक्त रोजाना 1,438 टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। सूबे में 581 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 82 का मजीद इजाफा किया जाएगा। केस की समाअत कल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। नैब ने आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी में शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। मतलूबा दस्तावेजात के साथ कल 12 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एलामिया के मुताबिक आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा तलबी का नोटिस जारी किया गया है। इससे कबल सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 2 मरतबा तलबी के बावजूद नैब के सामने पेश नहीं हुए हैं। नैब जराये का कहना है कि नैब शहबाज शरीफ की जानिब से भेजे गए जवाब से मुतमईन नहीं हुई। कानून के मुताबिक बजाते खुद पेश हों और मतलूबा मालूमात फराहम करें। शहबाज शरीफ तहकीकात में कौमी इदारे के साथ ताउन करें। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ महकमा फूड की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर जखीरा की गई गंदुम और दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। गंदुम की बोरियां सरकारी गोदामों पर पहुंचा दी गई हैं। जखीरा अंदोजों और गिरां फरोशों की शामत आ गई। बेजमीर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन समेत जिला भर में स्पेशल ब्रांच की जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। इस दौरान 43,000 मन गंदम की खेप बरामद कर ली गई। हाफिजाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गयी। जखीरा की गई गंदम की 7,000 से ज्यादा बोरियां बरामद करके गोदाम सील करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके गंदम पास्को सेंटर मुंतकिल कर दी गयी। वजीर शाह मुकीम असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल ने चौरस्ता मियां खां में
कार्रवाइयाँ की। गिराम फरोशी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। शाहकोट में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। गंदम की जखीरा की गई 7,000 बोरियां बरामद कर ली गयी। गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों पर पहुँचा दी गयी। इंतजामिया की गफलत के बाइस कराची में कीमतों में फल सब्जियों को पीछे छोड़ गए हैं। अफ्तार में फलों के ज्यादा इस्तेमाल के बाइस मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में महंगाई भी उरूज पर है। ज़खीरा अंदोज भी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ महंगी होती नज़र आ रही है। आटा, चीनी, दाल और दीगर जो चीज़ें, गोश्त, मुर्गी, सब महंगी हो गई हैं। इस वक्त भी एक सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि शाह फैसल कॉलोनी का सब्ज़ी मार्केट है। यहाँ पर लोग सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए जो लोग आए, उनका कहना है कि सब्ज़ियाँ तो कुछ न कुछ बेहतर हैं, उनकी कीमतें, उनके दाम कुछ बेहतर हैं, लेकिन आटा, चीनी, दाल और दीगर जो मसाला जाते हैं, फ्रूट, वो भी महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद तकलीफ का सामना है। 15 से 18 हज़ार कमाने वाले लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान के महीने में कम से कम उनको रिलीफ दें, ताकि रमज़ान का महीना अच्छी तरह से गुजरे और मजहबी तौर पर भी वो अच्छी तरह से इस रमज़ान के महीने को गुजार सकें। जी शुक्रिया अशरफ सलंगी। उधर लाहौर में मुर्गी का गोश्त भी आम आवाम की दस्तरस से दूर होने लगा। रवा माह में चिकन की कीमत में 70 रुपए फी किलो तक इजाफा होने के बाद ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 223 रुपए से भी तजावुज कर गई है। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, रमज़ानुल मुबारक में भी अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। रमज़ानुल मुबारक की आमद शुरू होने से कबल जो अशिया ख़ुरोनोश की मुख्तलिफ कीमतें थी वो कम थी, और जो रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें हैं वो उनका रेट बढ़ चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ आए हैं, उनसे पूछते हैं उस पर बारे में क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा कि कल 207 रुपये था, आज 222 से 25 रुपये पे फ़रोख्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रमज़ान का महीना है तो बरकतों का महीना है। हमें चाहिए कि कम से कम सस्ती चीज़ मिले, ताकि लॉकडाउन भी है, घर में लोग इतना परेशान बैठे हुए हैं। उसके बावजूद रोज़ रेट का बढ़ना, ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल हो रहा आम इंसान के लिए। कारोबार भी नहीं है, साथ में घर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद इतना महंगा गोश्त लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, शहरी यहाँ मौजूद थे जो कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की ख़रीदारी के लिए यहाँ आए हैं। उनका यही कहना है कि रमज़ान मुबारक में अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों को कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसमें अचानक से 15 से 16 रुपये इजाफा कर देना, ये गरीब आदमी के ऊपर मज़ीद बोझ जो है बढ़ेगा। बीफ और मटन जो है वो पहले ही गरीब आदमी की पहुँच से दूर है, और ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है मज़ीद महंगा होने से गरीब की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इजलाल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरकारी निर्ख पर सब्जी और फ्रूट खरीदना गरीब आवाम का ख्वाब बनकर रह गया है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। सब्जी फरोश लीमू 600 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं जैन नकवी से। जैन, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना जब से शुरू हुआ है तो लाहौर शहर में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। और अगर बात की जाए सब्जी और फ्रूट की, तो सरकारी नेक नामों पे ख़रीदना इस वक्त शहरियों का ख्वाब बन चुका है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए अदरक की, तो अदरक भी इस वक्त जो है वो महंगी है। तकरीबन 400 रुपये किलो के हिसाब से अदरक जो है वो यहाँ पर मिल रही है, जबकि जो मंडी का रेट है वो तकरीबन 300 रुपये कुछ है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ्रूट की, तो हमने देखा कि रमज़ान से पहले जो है वो केले का रेट जो है वो खासा नीचा था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही केला जो है वो उसकी कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है, जो कि खरबूजा जो है वो भी 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जी और जो फ्रूट हैं उनकी बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी भी नारा नज़र आते हैं। कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले जो है कीमतें नीचे होती हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो ये कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। और जो सरकारी नेकनामे अवेज़ा किए गए हैं उस पर किसी किस्म की अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, ना तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी का नुमाइंदा कोई कार्रवाई कर रहा है, और ना ही ये जो दुकानदार हैं वो इस पर अमल कर रहे हैं, बल्कि जो दुकानदार हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो रेट्स हैं उनको लगा के बेच रहे हैं। जी जैन नकवी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि दुनिया में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कलम और कैमरे से खौफजदा मोदी सरकार कश्मीरी सहाफियों का गला घोंट रही है। मुकामी और आलमी सहाफियों के लिए मकबूजा कश्मीर सहाफती जिम्मेदारियां अदा करना शदीद मुश्किल बना दिया गया है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जबर को बेखबरी के पर्दे के पीछे छुपाने की मजमूम कोशिश में वादी के सहाफती इदारों को जुल्म और जबर का निशाना बना रखा है। किसी भी सहाफी को खबर या तस्वीर से नाराज होकर पूछगछ के लिए फौजी कैंपों में बुला लिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में सहाफत को
तनी हुई रस्सी पर चलने पर मजबूर कर रखा है। आलमी ज़राए अबलाग पर तो कश्मीर के दरवाजे अरसा दराज से बंद हैं। अब भारतीय और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ काम करने वाले कश्मीरी सहाफ़ियों का वजूद और सरगर्मियां भी नागवार होती जा रही हैं। जाली मुकदमात ने कश्मीरी सहाफत के ऊपर मंडलाने वाली नादीदा तलवार को अयां कर दिया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 26 साल मुसर्रत ज़हरा का जुर्म मकबूजा कश्मीर के आशोब ज़दा हालात, खाक और खून के लथड़े हुए लाशों, बैन करती औरतें और पुरनम आंखों के हामिल बच्चों की तस्वीरें बनाकर आलमी ज़राए अबलाग पहुंचाना है। मकबूजा कश्मीर में सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते कश्मीरी सहाफ़ी अपनी कहानी कुछ यूं सुनाते हैं। किसी जगह हम फोटोग्राफी कर रहे थे कि पुलिस आ गई और हमें डराने धमकाने लगी। उन्होंने हमारे सहाफ़ी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक दूसरे सहाफ़ी बताते हैं कि हमें काम करने से एक जगह रोका जाता है। आप मकामी सहाफ़ती इदारे के साथ मुंसलिक हो या आलमी इदारे के लिए काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम फोटोज ले रहे थे तो इतने में पुलिस आ गई कि मतलब इनको भगाओ यहाँ से, मतलब जो फोटो जर्नलिस्ट है इनको भगाओ यहाँ से। फिर हमारे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी थी तो और एक जर्नलिस्ट को पकड़ा भी था और उसको भी मारा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन, दे आर टोटली इन लिम्बो, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। नो वन इज अलाउड, नॉट इवन प्रेस। तो इफ यू हैव अ कर्फ्यू पास तभी जाके आपको आगे जाने देंगे, उसके बगैर नहीं। अगर आप काम भी कर रहे हो, यू आर अ वर्किंग जर्नलिस्ट, यू आर अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टिल डजंट मैटर। कामरान यूसुफ एक प्रोफेशनल और निडर सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं। उनको गुज़श्ता सितंबर में गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन पर भारत के खिलाफ काम करने का मुकदमा बनाया गया। कामरान यूसुफ की गिरफ्तारी पर आलमी सहाफ़ती इदारों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि कामरान सहाफ़ी नहीं, पाकिस्तान का जासूस है। एक और मुतहर्रिक सहाफ़ी गौहर गिलानी अपनी रिपोर्ट्स में कश्मीर में चारों तरफ बिखरे वाक़यात को दियानतदारी से रिपोर्ट करते हैं। उन पर भी मुकदमा दर्ज करके थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उनकी आवाज खामोश करने की कोशिश की जा रही है। I still don't know what the reason is because there is no official word, nothing has been told to me. So this is the kind of control they want to impose. I don't know why, and this kind of thought control and control on the narrative on social media, control on the narrative in mainstream media, kind of control is happening in Kashmir by caging 8 million people there. No internet for the local population, no mobile phones working for the population. तारीख ने साबित किया कि कलम को जंजीर पहनाना कभी किसी मसले का हल नहीं रहा। इन अखबार नवेसियों के कैमरे और कलम से खौफ हकीकत में भारत के अमाल और अफ़आल का फितरी नतीजा है। सहाफत का आलमी दिन मनाया है, लेकिन कलम और कैमरे से खौफजदा मोदी सरकार कश्मीरी सहाफियों का गला घोट रही है। अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान में भी सहाफी नामसाहिद हालात में पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ है। पाकिस्तानी सहाफत में सहाफियों की एक नाकाबिले फरामोश तारीख है। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया का नदीम रजा साहब, उनसे मजीद जानते हैं। नदीम साहब, आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार मीडिया का गला क्यों घोंट रही है? हक और सच की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? देखिए, जब भी कोई कमजोर आदमी जो है वो इसी तरह की हरकतें किया जाता है। जो जालिम इंसान होता है वो हमेशा हकायक का चेहरा मस्त करने के लिए जो टूल है, इस वक्त दौरे हाजिर का जो है टूल असल में सहाफत है, जो हर चीज को मंजर आम पे लेके आती है, जो मजालिम होते हैं उनको आया करती है, लोगों को बताती है। कि सहाफियों का काम यही है कि जो वो देखें वो रिपोर्ट करें, जहां दुनिया भर में जो मजालिम हो रहे हैं उस पर आवाज बुलंद की जाए। जो मजलूम लोग हैं उनकी आवाज रियासत दबाया करती है, लेकिन उनकी आवाज में आवाज मिला के दुनिया को बताना होता है, वो सहाफी का अमूर अंजाम देता है। लेकिन भारत में जिस तरह से सूरत हाल है, ये आज की बात 70 साल से कश्मीर के अवाम इसको भुगत रहे हैं, लेकिन इसमें जो तेजी आई है गुज़श्ते साल 5 अगस्त के बाद से, जो उनको आइन के खुसूसी जो हुकूक हासिल थे जब से वो सल्व किया गया है, उसके बाद से तो साफियों का जीना दूभर कर दिया गया है। साफी देखिए 3 साफी शहीद कर दिए गए, बाकी 15 को कैद किया गया। उसके बाद जिस तरह से हरास किया जाता है, वो सिर्फ साफी यानी कि खवातीन साफियों को भी जो फोटो जर्नलिस्ट है उन तक को भी छोड़ा जा रहा। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि जो इनका जो असल चेहरा है जो भारतीय सरकार का, वो दुनिया के सामने ना लाया जाए। और इसी वजह से जो साफियों को जो इस वक्त दौरे हाजिर का जो जदीद टूल है वो इंटरनेट की सहूलत है, जिसके जरिए खबर एक जगह से दूसरी जगह तक की पहुंच जाती है। तो ये भी हथियार उनसे छीन लिया गया है। गो कि उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो पहले ही खामोश है, वो रियासत की हाँ मिलाता है। जो इस तरह के जो सोशलिस्ट वर्कर थे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे,
جو چھوٹے اخبارات تھے جن میں آواز اٹھائی جاتی تھی وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، درجن اخبارات بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ صورتحال وہاں پہ بڑی کشیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا آپ دبائیں گے لیکن آواز تو دب نہیں سکتی، کہیں نہ کہیں سے اٹھے گی. آج اب وہاں سے دباؤ گے، اب وہی آواز اس کی جو ہے مشرق وسطیٰ سے اٹھنی شروع ہو گئی، گلف ممالک سے اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ آپ نے جہاں پہ لوگوں کو ناکہ بند کیا. اور یہی صورتحال جو اپنا نظریہ ہے انتہا پسندی کا، اب جب یہ عرب ممالک میں پہنچا وہاں بیٹھ کے انہوں نے جس طرح سے پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کیا، جو کشمیریوں کی جو آواز اٹھتی تھی اس کو دبانے کی کوشش کی. آج وہی عرب ممالک ہیں جو کل تک ان کی حمایت میں آواز ملا رہے تھے، جو کشمیریوں کے جو آئینی جو حقوق سلب کیے گئے ہیں اس کی بھی وہ اندرونی معاملہ قرار دے رہے تھے. لیکن بات وہی جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ظلم ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے ہے. تو اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب وہی ممالک جو ان کے شانہ بشانہ تھے، جو ان سے تجارتی گٹھجوڑ ساری چیزیں تھیں، اب وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں بھارت کے، وہ ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ مشرق وسطیٰ میں یہ گلف ممالک جتنے بھی یہاں پہ کوئی 1.5 سے 2 کروڑ جو ہے انڈین وہاں پہ کام کرتے ہیں، جو اربوں ڈالر کا جو ریمیٹنس ہے وہ بھارت جاتا ہے، ایک بہت بڑی معیشت ہے. اور انہی ممالک سے جو ہے بھارتی ریاست کیرلا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے. اب وہ ان کی بھی زندگیاں انہوں نے اپنی جو انتہا پسندی کی جو سوچ تھی اس کو فروغ دے کر جو سرحدوں سے بھی باہر منتقل کر دیا آپ نے. اب وہ اپنی تباہی کا راستہ خود ہی اپنا رہے ہیں، جو لوگ ہیں اب انہی کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال آج نہیں تو کل اس میں بہتری آنی ہے. یہی وجہ ہے عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی بھارت کے خلاف سراپا ہے. بالکل ندیم صاحب، اب آہستہ آہستہ بھارت کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. آیا کہ بھارت کے اندرونی طور پر بھی مودی سرکار کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ مشرق وسطیٰ میں بھی عرب ممالک میں بھی اب بات ہو رہی ہے اس پر، لیکن اگر صحافت کا ذکر کیا جائے تو صحافی تو آزاد ہوتا ہے، صحافی پر کوئی اس طرح کی قدغن ہوتی نہیں ہے. لیکن بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھارت میں صحافت آزاد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو دنیا بھر کا اصول ہے، ہر جگہ صحافت اپنی مرضی کی چاہتے ہیں کہ صحافت جو ہے وہ حقائق پیش کرتا ہے، صحافت جو ہے وہ سچائی کو پیش کرتا ہے. اچھا سچائی کی بھی ڈیفینیشن الگ الگ ہوتی ہے، جو ریاستوں کی سچائی الگ ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. صحافی جو ہے اپنے جو دیکھ رہا تھا اس کو وہ پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے صحافی وہ ریاست کو ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ جو ریاست جو ہے وہ نہتے عوام پر جو کشمیریوں پر مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں تو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے. آپ وہی دیکھیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جنہوں نے ابھی جس طرح سے جو آوازیں اٹھائی ہیں، ایون امریکہ نے جو جس طرح سے ان کو بلیک لسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو انسانی جو جانیں ہیں ان سے کھیل رہا ہے، جو دوائیاں جو انسانی جان بچانے کے لیے اس کورونا کے دور میں ناگزیر ہیں اس کو بھی بھارت نے بند کر دیا تھا. جب پھر امریکی صدر نے جب ان کو تھریٹ کیا اس کے بعد انہوں نے الاؤ کیا ان کی میڈیسن بھیج دی جائے گی. تو جہاں یہ صورت حال ہو جائے اور عالمی برادری جو ہے وہ دیکھتی رہے صرف بیان بازی کی حد تک آگے آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ابھی جو گلف ممالک میں جو آواز اٹھی شروع ہوئی ہے بھارت کے خلاف، یہ الارمنگ، یہ نئی دیوار ہے ان کے لیے. کیوں یہ جو صورتحال جس طرح اب بڑھ رہی ہے، اب بھارت کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ بچ سکے، کیونکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو گئی ہے. پہلے صرف یہ صورتحال تھی کہ ان کی جو تجارتی سرگرمیاں تھی ان کے ساتھ تقریباً کوئی 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی عرب ممالک کی تھی. اور اس صورتحال میں جو انٹلیکچوئل طبقہ تھا عرب ممالک کا وہ ان کے خلاف شروع ہو گیا. اب وہاں پہ جو عرب ممالک میں آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے، ایون اپنی انڈیا ہی کے جو چند جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کی نظر ہر چیز پہ دانشور حضرات، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا کی جو پالیسی ہے، جو انتہا پسندی کی جو سوچ کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے جو عرب ممالک میں جو بھارت کے جو شہری ہیں 1 سے 1.5 کروڑ جو شہری ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو اور کرسچن بھی ہیں، وہ کہ میجورٹی انتہا پسند نہیں ہے. لیکن ان کی جو سوچ ہے، جو جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، جب حد سے بڑھتی ہے تو اسی طرح کا ہوتا ہے. پھر وہ صحیح ندیم صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں صحافیوں کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں صحافت بالکل ستون ہے، صحافت ہی ہے جس کی وجہ سے جو الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں ان کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر کوئی سچ سننا چاہتا ہے، لیکن سچ
سب کا الگ الگ ہوتا ہے. جو سیاسی اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں عموماً ان کا سچ یہ ہوتا ہے منومن ان کا نظریہ پیش کیا جائے جو گورنمنٹ کے خلاف. جو سرکار جو ہوتی ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا اپنا الگ سچ ہوتا ہے. تو سچ ضرور ہوتا ہے لیکن سچ مختلف ہوتا ہے اور سچ کڑوا بھی ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو 200 سال جو گزرا ہے اور ابھی جو یہ گزر رہا ہے انتہائی کڑا وہ ہے گو کہ ہم اس کا کمپیریزن کسی ان کے بھارت سے اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. صحافت جو ہے کبھی بھی 100% سچ اس طرح سے منوعن پیش نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہونا چاہیے. یہاں پہ جس طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے صحافیوں کے اوپر اپنی من پسند خبروں کے لیے جو اپنی جو حکمت عملی اس کو پیش کرنے کے لیے, تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحافتی میڈیا ہاؤسز جو ہیں اس کے اندر نیوز روم کے اندر جو ہے سیلف سینسرشپ کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو ان دنوں پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ سیلف سینسرشپ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ جو نیوز روم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو محدود ہو جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم نے اسٹوری اس طرح سے پیش کر دی تو فون آ جائے گی گورنمنٹ سیکٹر کا. اگر اپوزیشن تو خیر بہرحال اس وقت اس کی تو کوئی امپورٹنس ہوتی نہیں ہے. جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ وزراء ہوتے ہیں ان کی طرف سے چیزیں آئی تھی. پھر جو اتھارٹی جو ان کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے پھر دباؤ بڑھایا جاتا ہے. بہرحال یہاں بھی بہت ہی کوئی اچھے حالات اس طرح سے نہیں ہے. جبر کا سامنا یہاں پہ بھی کرنا پڑا ہے جو اس صورتحال میں جو کورونا کا چل رہا ہے. گورنمنٹ نے بار بار کہتی تو ہے کہ غریب آدمیوں کا نعرہ لگاتی ہے کہ غریبوں کی سہولت کریں گے اور خصوصاً صحافیوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن دیکھنے میں آیا ہے اس طرح سے کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے کہ صحافیوں کو بھی کہا تھا اکوپ کریں گے. بات یہ ہے کہ صحافیوں کو تب کریں گے جب جو پیرامیڈکس اسٹاف ہے جو ڈاکٹرز ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے میں ہیں انہیں کو ضروری جو آلات ہیں جو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے ان کا ڈریس وہی اس طرح سے نہیں مل رہا ہے. اس کے مطالبے کے لیے جو ڈاکٹر جو ہے جنہیں کورونا کے مریضوں کو بچانا ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہمیں سلوٹ نہ کرو, ہمیں سلوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اکوپ کرو, ہمیں اس کورونا سے لڑنے کے لیے سامان مہیا کرو. صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. ادھر صرف گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی وینٹیلیٹر مشین نہیں ملی, ان کو جو وسائل وہ نہیں فراہم کیے جا رہے. تو ہم تو انہی چکروں میں پھنسے ہوئے, گورنمنٹ اسی چکروں میں پھنسی ہوئی ہے. وہ صحافیوں کو بیچ میں سینڈوچ بنایا جاتا ہے. اگر وہ کسی ایک نظریے پیش کرتے صحافی میں الزام لگ جاتا ہے کہ حق کی بات کرتے ہیں تو کہ صحافی پک گئے لفافے لے رہے ہیں. وہ کہ اس میں بھی چیزیں ہیں کچھ ایسی, ہر پانچوں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اس صورتحال میں ایک گھٹن کا ماحول بن چکا ہے یہ, اور یہ اس میں فوری طور پہ کوئی بہتری کی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. حالات مزید بد سے بدتر ہوں گے کیونکہ سب کی اپنی اپنی سچائی اپنی حقیقت ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا سچ سننا چاہتا ہے, اس دوسرے کا سچ قابل قبول نہیں ہوتا. جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو بالکل صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے, صحافیوں کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں, صحافی ہمارے بھائی ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے تو اپنے حساب سے پالیسی کرتا ہے, اپنے حساب سے ان کو ٹریٹ کرتا ہے. وہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ صرف ون سائڈ کا موقف ہے, دوسری طرف کا موقف جو ہے پیش نہ کیا جائے. اگر کوئی دوسری سائڈ کا موقف پیش کرتا ہے تو اس کو الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ لفافہ لے رہے ہیں اور یہ ان سے ملے ہوئے ہیں. تو دیگر گو ہے اور اس میں مستقبل قریب میں بہتری کی گنجائش نظر نہیں آتی. صحیح, جو اتھارٹیز ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, فوری طور پر حالات بہتر ہوتے نہیں نظر آ رہے. ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار ندیم رضا, آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں آزادی رائے کے فروغ اور تحفظ سے متعلق خصوصی تذکرہ کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندی سے کورونا سے متعلق معلومات کا حصول بھی دشوار ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق رپورٹ میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. آزادی رائے کے فروغ و تحفظ سے متعلق رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا خصوصی ذکر شامل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ابلاغی پابندیوں کے باعث بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں. وادی کے عوام کو بھارت پابندیاں لگا کر سزا دے رہا ہے. بھارت نے کشمیری عوام کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی بھی انتہائی محدود کر دی ہے. طبی عملے کے لیے اہم معلومات حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے.
عالمی یوم آزادی صحافت پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش سے معلومات کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ یورپ میں چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید نے رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے مقبوضہ وادی کے گمبھیر حالات پر اقوام متحدہ کی رپورٹ کو حقائق پر مبنی قرار دیا ہے۔ چیئرمین کشمیر کونسل نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری رپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی کی صورتحال کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ LOC پر بسنے والے باشندے بھی بھارتی فوج کے حملوں سے محفوظ نہیں۔ دنیا بھارت کو LOC کی سویلین آبادی کی قتل عام سے بھی روکے۔ ویلکم بیک۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود راولپنڈی میں مہنگائی برقرار ہے۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بدستور آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سہیل راجہ سے۔ جی سہیل۔ جی بالکل، میں اس میں موجود ہوں راولپنڈی فروٹ مارکیٹ میں۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کے باوجود جو ہے وہ فروٹ کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ فروٹ کے حوالے سے کچھ مالکان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا جی فروٹ کی جو قیمت ہے یہ کیوں فروٹ جو ہے مہنگا بک رہا ہے؟ فروٹ بھائی اس لیے مہنگا بک رہا ہے نا، پہلے ڈاؤن لوڈ کی وجہ سے پہلے 100 روپے کلو بھی بکی ہے، اب پیچھے منڈی سے مہنگی آ رہی، اس لیے ہم 150 روپے سب سودے مہنگے ہوئے، اس لیے ہم بھی مہنگے بیچ رہے ہیں۔ آپ بتائیں جی یہ لکاٹ کی قیمت جو ہے آپ 100 روپے بیچ رہے ہیں، منڈی میں آپ کو ہول سیل میں مل رہا ہے یا مہنگا؟ ہول سیل بس نہیں بک رہی تو مجبوری سے بیچ رہے ہیں نا، کیا کریں، سودا لا کے مجبور ہے، بیٹھنا تو ہے نا۔ جی بالکل، آپ نے سنا جو ہے فروٹ مالکان کا کہنا ہے منڈی میں جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں سے ہمیں مہنگے داموں جو ہے وہ فروٹ خریدنے پر مجبور ہیں، جس کے باعث جو ہے ہم جو ہے فروٹ جو ہے کم قیمت میں نہیں فروخت کر سکتے۔ مارکیٹ سے ہی فروٹ جو ہے مہنگا مل رہا ہے تو ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے فروٹ کو کم کر رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ کا شکریہ۔ اور ملتان میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے باوجود مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ علاقائی منڈیوں میں مہنگی اشیاء کی ترسیل بدستور ہو رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے احمد کاشف۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن چند عاقبت نا اندیش اس کو کمائی کا مہینہ سمجھ کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے لگتے ہیں۔ ناجائز منافع خوری کے سبب عوام کو مہنگی اشیاء خریدنا پڑتی ہیں۔ اس حوالے سے ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے بھی بالآخر ناجائز منافع خوروں کے خلاف شکنجہ کسنا شروع کر ہی دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی خصوصی ہدایات پر پرائس مجسٹریٹس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان 39 ناجائز منافع خوروں کو گرفتار کر لیا۔ گراں فروشوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے اور 33 دکانداروں کو سمری ٹرائل کے ذریعے چند روز کے لیے جیل بھی بھیجا گیا ہے۔ ان کارروائیوں میں 2,29,000 روپوں کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ 764 دکانداروں میں سے 159 دکاندار گراں فروشی کے مرتکب پائے گئے۔ ان اقدامات کے باوجود شہر کے کئی علاقوں بالخصوص گلگشت، شاہ فیصل کالونی، پرانا شجاباد، بومنجی چوک اور چوک بازار اور دیگر علاقوں میں سرعام دکاندار مہنگی اشیاء بیچ رہے ہیں اور علاقائی منڈیوں میں تاجروں کی جانب سے اشیاء ضروریہ کی مہنگی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے چھوٹے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی بجائے اس مافیا پر ہاتھ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو مارکیٹ میں مہنگی اشیاء سپلائی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ رمضان المبارک میں جہاں کھجور کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہیں ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ صادق آباد میں بھی کھجور کی خریداری کے لیے آنے والے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے آصف آوان۔ ہر سال کی طرح رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہیں کھجور جو افطاری کے وقت خاص استعمال ہوتی ہے ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ خریدار تو پریشان ہیں ہی، دکاندار بھی حکومت وقت سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کھجور ریٹ واقعی مہنگا ہے، یہ رمضان کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ریٹ مہنگا ہو گیا۔ آس پاس بارڈر سارا بند ہے سر، ہم لوگوں کی بھی مجبوری حکومت ہونا چاہیے کہ دوبارہ اپنا ریٹ پہ لاوے جو پہلا ریٹ تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے پورا سال مہنگائی کا جن بے قابو رہتا ہے اور رمضان المبارک میں یہ جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے جس سے اشیاء خوردونوش تک رسائی ممکن نہیں رہتی۔ کھجور کا ریٹ بہت زیادہ کر دیا ہے، پہلے تھا 200 روپے، ابھی 250 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کو چاہیے کہ کھجور کا ریٹ کم کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہم پہلے ہی پریشان ہیں، گراں فروشوں کی منمانیاں پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی صوبائی حکومتی اداروں سمیت ضلعی و تحصیل سطح پر کیے گئے اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ ماہ سیام میں مہنگائی نے عام آدمی کے لیے افطاری میں اہتمام کرنا مشکل کر رکھا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ غریب شہری پھل کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبزیاں وغیرہ سستی ہیں، باقی جو اشیاء چینی، آٹا، گھی، یہ چیزیں مہنگی ہیں کیونکہ سبزیاں وغیرہ تو مارکیٹ میں بہت آئی ہوئی ہیں لیکن خریدار نہیں ہے اس کے،
लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो महंगी है इस टाइम। भाई मसला ये है, हुकूमत का रोल भी है और जो वहाँ ताजर बरादरान है ना, उनके पास से पैसा भी लिया जाता है। अब वो महंगाई अब अपनी मर्जी से जिस भाव मर्जी बेचें, समझे। आगे दुकानदारों के पास आए तो दुकानदार भी थोड़ी सी महंगी करते हैं, क्योंकि उनको पीछे टैक्स दिए भी होते हैं उन्होंने, इसलिए दुकानदार भी थोड़ी महंगी करते हैं। दुकानदारों को भी चाहिए थोड़ा सस्ता करना और ताजरों को भी चाहिए ये जो भत्ते देते हैं ये ना दें। पेट्रोल अभी 15 रुपये सस्ता कर दिया है, सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दूध 110 रुपये किलो हो गया। अब इसमें क्या आवाम क्या करे, तनख्वाहें वही हैं। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। अब इसमें क्या 5 बच्चे हैं, क्या पूरा करूँगा भाई मैं। आम चीज़ें आम आदमी की खरीद से बाहर है। हल्की से हल्की चीज़ ये लीमू है जिसका कसरत से इस्तेमाल होता है सब्जी में, मशरूबात में, वैसे पीने में, तो इसका रेट भी आसमानों से बातें कर रहा है। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश की जाती है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। वफाकी दारुल हुकूमत में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। लोगों की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी करना मामूल बन गया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस से फैलाव के हवाले से लॉकडाउन जो है वो जारी है। ताहम इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी के बाद अब जो है कोरोना वायरस की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने लगा है और तकरीबन 300 से ज़्यादा केसेज जो है वो इस्लामाबाद में हो चुके हैं। गुज़श्ते दिनों जो है वो I-10 के जो 2 सेक्टर्स हैं, I-10 1 और I-10 4 जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। और इसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ये कहना था कि लोगों ने जो है वो समाजी फासलों के हवाले से जो हिदायत थी उन पर अमल नहीं कर रहे। यहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है कि रोड पर जो गाड़ियाँ नजर आती हैं, ये जो टैक्सी चलती हुई हमें नजर आ रही हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसमें भी लोग जो एहतियात करते नजर नहीं आते। एक गाड़ी में जो है 4-4 लोग जो बैठे होते हैं, इसके साथ उन्होंने मोस्टली जो है वो ना दस्ताने पहने होते हैं और ना ही जो है मास्क पहना होता है, जिसकी वजह से ये जो वायरस है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी जो तादाद में रोजाना जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो वो इस हवाले से लोगों को हिदायत दे रही है, आगाही दे रही है, लेकिन लोग जो है वो इस पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। ट्रैफिक पुलिस की से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लोग जो है वो इसी तरह वायलेशन करते हैं, लेकिन जब उनसे बात होती थी उनका ये कहना होता है कि बीमारी के दिन है, हमें जो है वो चालान ना किया जाए, लेकिन एहतियात करते नजर नहीं आते। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनको जो है आगाही फराम जरूर की जा रही है, इसके अलावा पुलिस की जानिब से आगाही फराम की जा रही है, मीडिया की जानिब से उनको आगाही फराम की जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद जैसे वफाकी दारुल हुकूमत में अब काफ़ी ज़्यादा जो है रश बढ़ गया है। इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी है कि लोगों ने जो दुकानें खोली हैं, जिन दुकानों को खोलने का जो है वो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से उनको इजाजत दी गई थी, तो वहां पे भी खिलाफ वर्जी इस तरह नजर आती है कि दुकानों में बहुत ज्यादा रश होता है, या कपड़े की जो दुकान है उनमें खास तौर पर इस तरह है कि ग्राहकों को जो अंदर दाखिल कर दिया जाता है, फिर जो है वो शटल जो है डाउन कर दिया जाता है, फिर उन लोगों को बाहर आने दिया जाता है। तो इस वजह से, इस बेहतियाती की वजह से कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो ज्यादा हो रहा है इस्लामाबाद में, और इसलिए इंतजामिया जो है इस हवाले से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को तंग किए बगैर लोगों को जो आगाही दें ताकि वो इस पर काबू पा सकें, हम लोग इस पर काबू पा सकें। लेकिन हमारे इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, जो लोग हैं, वो लॉकडाउन के और जो दफा 144 है उसकी खिलाफ वर्जियां करते नजर आ रहे हैं। इसलिए इंतजामिया ने इस हवाले से कार्रवाई भी की, लोगों को गिरफ्तार भी किया, दुकानें भी बंद की, ताहम इसके बावजूद लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। जी शुक्रिया असलम खोकर। और कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन से जहां दीगर कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहीं फूलों का कारोबार करने वाले भी परेशानी से दो चार हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें कारोबारी तबका जो है बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के बाइस जो है मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें दूसरे कारोबार के लिहाज से तो यहाँ पर फूल पत्तियाँ बेचने वाला कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिनेट्टी पर, जहाँ पर फूल पत्तियों के होलसेल की मार्केट है, और यहाँ पर हमारे साथ जो है दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, कहीं के कहीं बागीचे जो हैं वो ज़मीन ज़ेर हो गए हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को तोड़ेंगे नहीं तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, फूल जो है ना वो बिल्कुल मट्टी हो जाएगा। और हर किसी को, जब ये मोतिया मेरे सामने पड़ी है, इस मोतिया का इतना नुकसान हुआ है, आपको क्या बताएं कि 1.5-2 लाख रुपए एडवांस दिया होता है हमने, ताकि हमें वो पूरा साल हमने चलाना हो, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हुकूमत से यही अपील है कि अगर कोई हमारे लिए कोई रिलीफ वगैरह दें। इनका कहना था कि फूल पत्तियों का जो कारोबार है उसमें रोज़ की बुनियाद पर जो हर दुकानदार के जो है 25 से 30 हज़ार रुपए नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। शहजादा मोइन आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लियाकतपुर गल्ला मंडी में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 गोदामों से हजारों बोरियां चीनी बरामद कर ली गई है। लियाकतपुर में गल्ला मंडी में 4
4 गोदामों पर छापे। कार्रवाई में जखीरा की गई चीनी की 4098 बोरियां बरामद कर ली गईं। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 4 स्टोर्स को सील भी कर दिया। पंजाब भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लियाकतपुर में कार्रवाई की गई है। गला मंडी में और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 गोदामों से हजारों बोरियां चीनी बरामद कर ली गई है, जबकि इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 4 स्टोर्स सील भी कर दिए हैं। मुल्क के वस्ती और मैदानी इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो चुका है, जो 6 मई तक जारी रहेगा। बारिश, आंधी और यालाबारी से गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि गंदम की कटाई का अमल भी मुतासिर हो रहा है। मुल्क में होने वाली बारिश से एक तरफ तो मौसम की शिद्दत में कमी आई, दूसरी तरफ तैयार और कटी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। हाफिजाबाद, जलालपुर, भटिया, जेहलम, जतोई में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। बाज़ इलाकों में फीडर ट्रैप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। सादिकाबाद और खानपुर और इसके मज़ाफात में मूसलाधार बारिश से मौसम की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश रोजादारों के लिए रहमत साबित हुई। जामपुर और गिरदनवाह में तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। मुतादिद मकामात पर गंदम की तैयार फसल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खेतों में तैयार दूसरी अजनास को भी नुकसान पहुंचा है। किसान परेशानी से दो चार हैं, जबकि हुकूमत से रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा में आंधी और बारिश के सबब गंदम की कटाई का अमल रुक गया है। हुजरा शाह मुकीम के गाँव जानपुरा के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। मकई और गंदम की सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गयी। मुतासरा किसानों ने अपनी मदद आहत के तहत शगाफ पुर किया। उधर रहीम यार खान में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फारूक। जी फारूक। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान शहर में। अगर बात की जाए बारिश की तो सुबह से लेके अब तक वक्फे से जो है रहीम यार खान में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बायस जो है फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त एक काश्तकार हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि मुसलसल बारिश होने की वजह से फसलों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले बारिश थी है जरिए फसल नहीं कटी सकी टाइम दे, उन बार लॉकडाउन हिंदी वजह मजदूर नहीं थे और नुकसान अलहदा थे। हूँ बार बला बारिश थी खड़ी है जरी फसल भी है हूँ कोई नुकसान आमदा पे। उन बाद जरी बीजनी है वो भी टाइम तो नहीं आधे जो हूँ ट्रैक्टर सारा छोड़ देना पे। बारिश की वजह ना हल वही सकता ना कुछ है थी सकता, बड़ा नुकसान आमदा पे सब। जी आपने काश्तकार की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि बारिश होने के बायस इनकी फसलों को जो है काफी ज्यादा नुकसान का सामना है। शुक्रिया मोहम्मद फारूक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में मुतासरा मरीजों की तादाद 19,103 हो गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 989 मरीज सामने आए हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 8,716 लोगों के टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 2,03,025 मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां पर 7,106 मरीज हैं। दूसरे नंबर पर सिंध है, जहां पर मरीजों की तादाद 7,102 है। बलूचिस्तान में 1,172, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, इस्लामाबाद में 393, आजाद कश्मीर में 67 और गिलगित बल्तिस्तान में 356 मरीज हैं। 24 घंटों के दौरान 23 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 440 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात 172 तक पहुंच गई, जबकि सिंध में 122, पंजाब 120, बलूचिस्तान 19, गिलगित बल्तिस्तान 3 और इस्लामाबाद में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 102 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए, जिसके बाद तादाद 4,817 हो गई। पंजाब 2,206, सिंध 1,341, खैबर पख्तूनख्वा में 728, बलूचिस्तान 183, गिलगित बल्तिस्तान 260, इस्लामाबाद में 55 और आजाद कश्मीर में 44 अफराद सेहतियाब हुए। और आपको खबर देंगे कि बहरिया टाउन लाहौर के बाद रावलपिंडी का बहरिया टाउन भी कोरोना से मुतासिर हो गया है। फेज 8 में 2 दिन के दौरान 33 अफराद के टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। रावलपिंडी बहरिया टाउन पर कोरोना वायरस का बड़ा हमला, 33 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सुहेल राजा से मजीद जान लेते हैं। सुहेल राजा, बहरिया टाउन तो पॉश एरिया कंसीडर किया जाता है, क्या वहां पर भी एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर नहीं रखा गया था जो इतना बड़ा हमला हुआ है कोरोना वायरस का? जी बिल्कुल, रावलपिंडी बहरिया टाउन में भी जो एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसके बायस जो है 33 अफराद को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बहरिया टाउन फेज 8 में कोरोना वायरस से 2 दिन में 33 अफराद जो है मुतासिर हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद में अक्सरियत जो है बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल के मुलाजमीन की है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम अफराद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के क्वारंटीना सेंटर जो मुंतकिल कर दिया गया है। बहरिया टू इंतजामिया ने फेज 8 में वाक़िया बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और अमले के महलावार को
जो है कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद मजीद बढ़ने की सूरत में अस्पताल को जो है सील करने पर भी गौर किया जा रहा है। बैरिया इंटरनेशनल अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्ट भी किए जाते थे, जिसमें गरीबों के लिए ये सहूलत जो है मुफ्त रखी गई थी। बैरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से तमाम रिहायशियों को गुजारिश की गई है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें और तो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। जी सुहेल, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सच न्यूज की नेकी की टोकरी को खूब सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रही है। फैसल आबादियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। सच टीवी की जानिब से ये जो बेहतरीन अमल रमज़ान मुबारक में किया जा रहा है कि मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ बाज़ारों में जो आप लोगों ने टोकरियाँ रखी हुई हैं, गिव एंड टेक की जो टोकरी है, ये बहुत अच्छा अमल है। इससे न सिर्फ ये है कि रमज़ान मुबारक में लोगों को एक नेकी करने की तरगीब दी जा रही है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अपनी इस टोकरी में जो है अपने हिसाब से जो है वो सामान या कुछ पैसे वगैरह रख दें, और जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो अपनी दूसरी टोकरी में से वो चीज़ें उठा के अपने हिसाब से अपने घर ले जाएँ ताकि अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सकें। जो दो टोकरियां रखी गई हैं, इनसे लोगों को बहुत फायदा पड़ेगा और सफेद पोश लोगों को ज्यादा फायदा रखने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।